Good morning, students. So today I am going to start some numerical problem, which was discussed in previous video. And in that video, I had solved the sheet problems and HCV problems were left. So दोस्तों आज हम लोग HCV का जो बचा हुआ प्रॉब्लम था वो करेंगे. तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर था 4, 7, 12, 13, 17, 19, 26, 32, 33 और 37. तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं. दोस्तों जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हम लोग लेक्चर्स काफी अच्छे से पढ़े हैं. तो होप कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा. और ये सारे न्यूमेरिकल्स काफी आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बट थोड़े फंडामेंटल से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को आया है, बट कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा. तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग जल्दी जल्दी लेके चलेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. दोस्तों सभी के पास SC1 में पार्ट 2 होना चाहिए. तो पार्ट 2 को ओपन कर लीजिए और उसमें हीट ट्रांसफर का जो पोर्शन है वो ओपन कर लीजिए. नाउ कम टू पेज नंबर 98. कम टू पेज नंबर 98. और दोस्तों इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाटर इज बॉइल्ड इन अ कंटेनर हैविंग अ बॉटम ऑफ सरफेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए एक कंटेनर है, ये उसका बॉटम है, ये कंटेनर है, और ये बॉटम का जो थिकनेस है, ये जो बॉटम का थिकनेस है ये है 1 mm का. ये है 1 mm का. और ये जो इसका एरिया है वो एरिया है इसका, ये जो एरिया है इसी में आपको वाटर है, ये पानी है. ओके, और इसका जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया है आपका दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज गिवन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो एंड इट्स के ये जो जिस मटेरियल का ये यूज हुआ है उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज गिवन टू बी 50 वाट पर मीटर एंड पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम पर मिनट. तो यानी कि इतना वाटर जो है आपको, ओके, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम पर मिनट. मतलब कि अगर हम इसको कितना हीट चाहिए दोस्तों, तो इसको जो हीट चाहिए यानी कि जो dQ/dt है, जिसको हम लोग हीट करेंट के नाम से भी जानते हैं, तो कितना चाहिए? तो 100 ग्राम वाटर है, दैट इज 0.100, दैट इज कन्वर्टेड टू बी kg. और इसको बनाना है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम पर मिनट. ओके, सो into what is latent rate of vaporization, it is given to be 2.26 into 10 to the power 6, and it is to be done in 1 minute. 1 minute that comprises 60 seconds. Okay, so now you have to solve this for I, and we know, and now the question is, ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि assume that no heat is lost to the atmosphere. मतलब कोई भी heat atmosphere में loss नहीं हुआ है. Okay, calculate the temperature of lower surface of bottom. Okay, कोई खास बात थोड़ी नहीं इसमें. आप देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास अगर ये अगर आपका बॉटम है तो बॉटम देखिए, पहले बॉटम बना लेते हैं. ये आपका बॉटम, तो बॉटम में दो होगा, मतलब एक तो नीचे वाला सरफेस 1 और एक है दोस्तों ऊपर वाला सरफेस दैट इज 2, जिसको वाटर रखा हुआ है. ठीक है, तो दोस्तों ये 1 ये 2. अब ये 1 आपको निकालना है, मान लो T1 पे यही आपको निकालना है. अब पूछोगे कि T2 क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉयल हो रहा है तो टेंपरेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो T2 मस्ट बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नाउ उसको I कितना चाहिए, तो I कितना चाहिए, तो हम इसको निकालते हैं. हमको पता है कंडक्शन के रूल से, फ्रॉम द Fourier's law of conduction, we know that I is to be minus a dt over dx. ओके, और तो ये I कितना है दोस्तों, दैट इज 0.100 into 2.26 into 10 to the power 6 upon 60. Okay, is equal to k is 0.50 और a is how much, that is 25 into 10 to the power minus 4 centimeter square. It is to be converted meter square.
एंड नाउ dt, सो टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, और जाहिर सा बात है कि अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ से हीट दे रहे हैं तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तो 100 माइनस ज्यादा टेम्परेचर पे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ एक नेगेटिव लगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं T1 माइनस 100, तो माइनस को लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, सो दैट इज T1 माइनस 100 अपॉन व्हाट इज द थिकनेस, दोस्तों ये थिकनेस 1 mm का है, तो अगर थिकनेस 1 mm का है तो क्या हो जाएगा 0.001, ओके। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर Ti, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ओके, सो आप इसको काटिए, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो 10 to the minus 3 काटेंगे ऊपर में, तो 10 to the minus 1 एंड यहां से आप ले लीजिए तो 1 हो जाएगा into 10 to the power 5 into 2.26 upon 60, okay, and that is equal to 10 to the power minus 1, एक 10 ले लेते हैं ऊपर 10 नीचे 10, so it comes to be 5 into 25 upon 10 to the minus 1 नीचे जाएगा तो 10, ठीक है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स है, आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, मैथमेटिक्स हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं, ओके, तो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जो काट लीजिए, ये 10 ऊपर जाएगा, तो दैट इज 10 to the power 6, 10 to the power 6 into 2.26 divided by 6 into 5 into 25, that is equal to T1 minus 100. Now you have to solve the equation. Okay. So okay friends, यहाँ पे ये K जो दिया हुआ 50 दिया हुआ है, I had taken it 0.50, so there is a mistake, you can correct it. So it is 50. आप इसको सही कर सकते हैं एंड देन आप इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद आएगा दैट इज 0.100 into 60, सॉरी into 2.26 into 10 to the power 6 divided by 60 into 0.001 divided by 50 divided by 25 divided by 10 to the power minus 4, so it comes to be 30. So आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 30, that is equal to T1 minus 100. दोस्तों ये 30.133 है, उसको हम लोग 30 लिख सकते हैं, so this T1 comes to be 130 degree centigrade and this is the answer. You can check it. Okay, so friends, this is the question, you can solve it. Now come to question number 7. So question number 7 देखेंगे, so question number 7. In question number 7, a pitcher with 1 mm thick porous wall contains 10 kg of water. दोस्तों पिचर एक बेसिकली जग को बोलते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना है। ये पिचर एक जग टाइप का होता है, ऐसा मतलब है, समझे, ये जग टाइप का है जिसके अंदर वाटर है और ये अपने अंदर जो है 10 kg वाटर रखा है, हालांकि कोई इसका कोई काम नहीं है पूरा, इसके अंदर ये 10 kg का है, ठीक है, और ये जो वॉल है, ठीक है, ये है पोरस वॉल, जिस पोरस वॉल का थिकनेस जो है, इसका जो थिकनेस है, दिस कम्स टू बी ओके पोरस 10 kg वाटर, ओ ठीक है, देखते हैं, but then 1 mm थिक, यस इट इज गिवन टू बी 1 mm, यानी कि इसका थिकनेस है
वो 1 mm मतलब 0.001 मीटर। ओके, सो यूनिट्स का ध्यान रखें, इट शुड बी इन एसआई यूनिट्स, तभी आपका सवाल बनेगा। ओके, वाटर कम्स टू इट्स आउटर सरफेस एंड इवोपोरेट्स एट द रेट ऑफ 0.1 ग्राम पर सेकेंड। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कुछ चिकी है, आप ऐसा समझोगे कि ये वाटर कहां से बाहर जाएगा, ये वाटर नहीं जाएगा। वाटर यहाँ पे अगर आता है बाहर से कोई तो वो इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है। वाटर का क्या हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है। अगर वो वाटर इवोपोरेट होता है तो यहाँ पे दोस्तों अगर यानी कि अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसको इवोपोरेट करने के लिए कुछ ना कुछ आई तो चाहिए, कुछ ना कुछ आई चाहिए, वही आई निकालने के लिए ये आपको दिया है, ठीक है। तो इससे हम आई निकालते हैं, तो आई कितना आएगा, आई कम्स टू बी 0.1 ग्राम, इट इज इन ग्राम, सो आई so we should have to make this in kg, so that's why I am multiplying with 10 to the power minus 3 so that this 0.1 becomes in kg per second। so ये आ गया आपको 0.1 into 10 to the minus 3 ग्राम, एक्चुअली दिया हुआ 0.1 ग्राम पर सेकंड, तो इसको केजी पर सेकंड बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट्स बनाने के लिए। और इसका लैटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है दोस्तों, इसका लैटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वही 2.26 into 10 to the power 6, ठीक है। ये हो गया आई का इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो इसका एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द फीचर वन साइड इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया है दोस्तों जिससे कि हीट बाहर निकलेगा वो है आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 200 into the power minus 4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया। ओके, एंड द कंडक्टिविटी, ओके, एंड द कंडक्टिविटी इज गिवन टू बी, ये जो मटेरियल है दोस्तों इसका जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.80 वाट, मतलब जूल पर सेकंड, तो वाट ही हो गया, वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। सो कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ वाटर इन द पिक्चर व्हेन इट अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा यानी कि वो स्टेडी स्टेट में आ गया, अब उसका टेंपरेचर चेंज नहीं होगा। तो सपोज करिए कि इसका जो टेंपरेचर है, इसका जो टेंपरेचर है मान लीजिए वो टेंपरेचर T है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है कि द रूम टेंपरेचर इज इक्वल टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रूम टेंपरेचर है, मान लो कि एक रूम में है, ये एक रूम में है और इस रूम का टेंपरेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। टीचर एक जग को बोलते हैं इसमें ठंडा पानी वगैरह रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ठंडा पानी रखेंगे तो हीट जाहिर सी बात है इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। अगर ये इधर से इधर फ्लो करेगा तो दोस्तों ये आई होगा, ये क्या होगा, आई। और आई का इंफॉर्मेशन कैसे मिला, यहां से, जैसा हम लोग अभी बात किए। तो दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा, एनीवे आई बराबर हमको निकालना भी होगा, तो पता है आई क्या होता है, Ka मतलब माइनस Ka dt ओवर dx। ओके, तो ये इक्वेशन को लेकर और इसको लेकर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, तो इट विल बी 0.1 into 10 to the power minus 3 into 2.26 into 10 to the power 6, that is equal to K का वैल्यू है 0.80 और दोस्तों एरिया है आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 to the power minus 4 और दोस्तों dt, तो हायर टेंपरेचर ये होगा, हायर टेंपरेचर 42 होगा, तो क्योंकि हीट इधर से इधर जाएगा दोस्तों, पिक्चर जो जब होता है वो ठंडा पानी रखने के लिए होता है, तो ठंडा पानी रखने के लिए होगा तो ठंडा किससे, रूम टेंपरेचर से। तो जाहिर सी बात है इसका जो टेंपरेचर होगा वो रूम टेंपरेचर से कम होगा, अगर रूम टेंपरेचर से कम होगा तो हीट जाहिर सी बात है इधर से इधर फ्लो करेगा, ओके। तो हम T - 42 के बाद माइनस लगाने से अच्छा है कि हम 42 - T डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। सो इट वुड बी 42 - T divided by what is the thickness, its thickness is 0.001, okay। now you have to solve, अब इसको सॉल्व करना है, तो खास बात नहीं है, सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हैं। so it is 0.1 into 10 to the power minus 3 into 2.26 into 10 to the power 6 into 0.001 divided by 0.80 divided by 200 divided by 10 to the power minus 4, okay। now it comes to be 14.2
125, and that is equal to 42 minus t. So what would be t? That is 42 minus 14.125, and it comes to be 42 minus this. This comes to be 27.875, which is approximated to be 28 degrees centigrade. 28 degrees centigrade. It is with the sign of approximation. So this is the answer. You can check it. So दोस्तों, you can pause the video and note it down. दोस्तों, एक चीज बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम जरूर आएगा। क्वेश्चन जब पढ़ेगा तो वो लिखेगा कि बाहरी सरफेस पे जब वाटर ड्रॉपलेट आता है तो वो इवोपोरेट कर जाता है। अब आपके दिमाग में ये पूरा बात आएगा कि वो इवोपोरेट कर रहा है तो बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे इवोपोरेशन का यूज किया गया है, बॉयल का नहीं। बॉइलिंग 100 डिग्री पे होता है, इवोपोरेट वो कितने डिग्री पे भी कर जाता है। सपोज करिए कि एक स्प्रे मिस्ट है, आप उसको स्प्रे करिए, तो स्प्रे करिएगा तो वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो तुरंत इवोपोरेट कर जाता है। वो बॉयल नहीं करता है, वो इवोपोरेट कर जाता है। वो बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से वो इवोपोरेट कर जाता है। तो इवोपोरेशन कितने भी डिग्री पे हो सकता है, बॉइलिंग कितने भी डिग्री पे नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये 100 डिग्री पे नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे ही, और रूम टेम्परेचर पे ही इवोपोरेशन हो रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन नोट। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 says a cubical box of volume 216 centimeter cube, यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो वॉल्यूम है वो है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, the inside is made up of 0.1 सेंटीमीटर थिक वुड। ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है, मतलब ये जो क्यूबिकल बॉक्स जो बना है उसका जो थिकनेस है, मतलब उसका थिकनेस, मतलब किसी न किसी चीज से तो बना होगा ना, तो उसका थिकनेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इट इज टू बी 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm। ओके, सो का थिकनेस है। द इनसाइड इज हीटेड इलेक्ट्रिकली बाय 100 वाट हीटर, मतलब इसके अंदर एक 100 वाट का हीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल हीटर। ये हीटर लगा हुआ है, हीट किया जा रहा है इससे। सो ये जो हीट कर रहा है, इससे जो हीट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 100 वाट, बिकॉज़ ये हीटर 100 वाट का ही है। ओके, नाउ इट सेज it is found that the temperature difference between the inside and the outside surface is 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मान लीजिए कि अंदर का टेम्परेचर है वो है आपको T1 और बाहर का टेम्परेचर T2, तो हीट लॉस इधर से इधर होगा क्योंकि हीट जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि T1 minus T2 is 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो दिया हुआ है। ओके, तो इन स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट में assuming that the entire electrical energy spent appears as heat, मतलब ये जो 100 वाट जो इलेक्ट्रिकल हीट निकाल रहा है वो पूरा का पूरा हीट बन भी रहा है, मतलब आई कितना हो जाएगा? 100 वाट। आई कितना हो जाएगा? 100 वाट। ठीक है, ओके। फिर क्या है? assuming that entire electrical energy spent appears as heat, find the thermal conductivity of the material, मतलब वो जिस वुड से बनाया गया, जिस लकड़ी से वो बनाया गया है क्यूब, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, यानी कि मुझे की निकालना है। कोई खास बात थोड़ी है इसमें। I बराबर K A dt ओवर dx, ये हमको पता है। अब मुझे I पता है, ठीक है, मुझे dt पता है, दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, dx यानी कि थिकनेस भी पता है, K नहीं पता तो निकाल सकते हैं, और A भी नहीं पता। आपको तो ऐसा लगेगा कि A भी नहीं पता, बट ऐसा है नहीं, A दिया हुआ है। अब अगर ध्यान से देखें तो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 216, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब। सो A क्यूब is equal to 216। ओके, और अगर आप ऐसा है तो आप A समझ सकते हैं क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 216 एंड दैट कम्स टू बी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसका जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का। अब इसका एरिया निकालना कौन सा बड़ी बात है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एरिया क्या होता है किसी क्यूब का? दैट इज 6 वो फेस है, ठीक है ना, और उस सभी फेस का एरिया कितना है? a स्क्वायर, यानी कि 6 into a स्क्वायर, 6 into a स्क्वायर।
तो a कितना हो गया? ओके, सो a square that comes to be a is 6 into 6 और into 6, so again it comes to be 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका वॉल्यूम और एरिया का रेशियो 1 है। ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। सो नाउ पुट द वैल्यूज। इफ i is to be placed 100, k नहीं पता, और ये जो a है आपका वो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए dt है आपका 5 और dx है आपका 0.001। बस दोस्तों फिर सॉल्व करना है, कोई खास बात नहीं। तो सॉल्व किया जा सकता है 100 into 0.001 divided by 216 into 10 to the power -4 into 5, that is 8. Okay, so now you have to solve it. So solve this. 100 into 0.001 divided by 216 divided by 5 divided by 10 to the power minus. So it comes to be, friends, ये जो k आ रहा है आंसर वो आ रहा है 0.926 watt per meter per degree centigrade। ये है so friend, you can check the answer, so you can pause the video and write the answer। okay, now friends come to question number 13। so अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो देखिए 13 कुछ नहीं है, लंबा क्वेश्चन, इसलिए आपको डर लगता है, कोई खास बात नहीं है इसमें, बुद्धि लगाया जाए तो सवाल आसान है। देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ो, फिगर 28 31 फिगर इज गिवन टू यू। पहले फिगर बना ही लेते हैं, देखिए दोस्तों सवाल तो ये है। सो सवाल तो ये है दोस्तों, अब ये फिगर आपको दिया हुआ है। ओके, सो अब ये हवा में नहीं लटका हुआ है, ये मतलब यहाँ कर लीजिए, ये फिक्स है, फिक्स है। ओके, सो अब इसमें दिया हुआ है कि जो कंटेनर है हैविंग 2 mm थिक वॉल। ओके, तो यानी कि ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल है ये है आपको 2 mm, मतलब इसका जो थिकनेस दिया हुआ है दोस्तों ये दिया हुआ है 2.0 mm, मतलब 2 mm का थिक वॉल है। ओके, ठीक है भाई। वॉल मेड ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी 0.50, मतलब दोस्तों इसका जो मटेरियल जो है, ये जो मटेरियल इसमें रखा हुआ है इसका जो K है वो है 0.50 watt per meter per degree centigrade। ओके, सो the container is kept in a melting ice bath at 0 degree centigrade। तो दोस्तों ये जो है ना, ये समझिए थोड़ा, इसको जो है ना, इस कंटेनर को रखा गया है आइस बाथ में। आइस बाथ का मतलब, कहने का मतलब है कि ई है आइस बाथ, मतलब आइस जो है ना वो बन रहा है वाटर। इसको इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना, क्वेश्चन बस इतना इससे हेल्प आपको कर रहा है, इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही समझना है इसका और कुछ नहीं। बाकी सवाल आपको बोलना चाहिए बन जाएगा। सो ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द टोटल सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद वाटर इज 0.05 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो वाटर है और जो सरफेस पे कनेक्टेड है उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि जो A है that comes to be, that is given to be 0.05 meter square, that is given to be 0.05 meter square। ओके, आई बात समझ में? ओके, फुल स्टॉप। अ व्हील इज क्लैम्प्ड इनसाइड द वाटर, वो व्हील आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्लैम्प है इसमें और ये गिरनी की तरफ नाचने वाला है भाई साहब। तो a wheel is clamped inside the water is coupled to a block of mass
मास एज शोन इन फिगर, आप देख रहे हैं ये कपल्ड है आपका ये मास से, ठीक है ना यहाँ पे। ओके, एज द ब्लॉक गोज डाउन द व्हील रोटेट्स, यानी कि अगर वो ब्लॉक नीचे जाएगा तो वो व्हील रोटेट करेगा। रोटेट करने का मतलब क्या है भाई साहब, अगर ये इधर जाएगा भाई साहब तो रोटेट करेगा भाई साहब, और रोटेट करेगा भाई साहब तो एनर्जी आएगा, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो एनर्जी करेगा क्या, तो इसमें वो हीट जनरेट करेगा। एनर्जी कहां जाएगा, एनर्जी वो हीट जनरेट करेगा, यानी कि वो आई का इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, समझ में आया। सो अब ये कह रहा है कि a wheel is carried inside the water and is coupled to a block of mass m as shown in figure. As the block goes down, the wheel rotates. It is found that after some time a steady state is reached. Steady state reach करने का मतलब क्या है, हीट जितना निकलेगा उतना जाएगा, तो आने वाला बराबर जाने वाला, तभी स्टेडी स्टेट आता है। तो जो स्टेडी स्टेट आ जाता है तब जो है ये जो ब्लॉक है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो नीचे जाता है। ऐसा कहानी तो ऐसा है। एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दोस्तों तो इसका जो टेम्परेचर है यानी कि T2 ये हमेशा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फाइंड द मास मतलब m ऑफ द ब्लॉक, अज्यूम दैट द हीट फ्लोज आउट ऑफ द वाटर ओनली थ्रू द वॉल्स इन कांटेक्ट। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह लिया है कि इधर से जो हीट जा रही है, अगर वो हीट जाएगा तो सिर्फ कंडक्शन से जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। मतलब हमको सिर्फ फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन लगाना है, और कोई खास बात थोड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो आई कितना है, तो दोस्तों आई का इंफॉर्मेशन यहाँ किससे दिया है, व्हील के रोटेशन से, व्हील के रोटेशन से। तो ये जो ये नीचे जा रहा है, 1 सेकंड में कितना नीचे जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में कितना नीचे जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये गया नीचे 10 सेंटीमीटर, mgh, ठीक है। ये क्या कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। और इतना ही क्या होना होगा इसमें, क्योंकि ये mgh नीचे की एनर्जी पर यूनिट टाइम है, और वही एनर्जी यहाँ क्या बना होगा, हीट पर यूनिट टाइम, तो दैट इज आई। बस कुछ खास बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे देखिए आपको m निकालना है, कोई खास बात नहीं है। देखिए m into 10 into h, नीचे 1 कॉमन रह जाएगा, दैट इज k गिवन टू बी 0.50 into 0.05 और into dt upon dx, तो dt कितना है 1 minus 0, that is 1 minus 0, ठीक है, और divided by thickness is what, that is 2 mm, तो that is 0.002. so now अब हमको क्या निकालना है, m निकालना तो काम थोड़ी ना, so h हो गया कितना 10, वही 10 पर सेकंड है, mgh 10 पर m g into 10, वही नहीं जाना 1 सेकंड में। ओके, सो यहाँ m निकालना है दोस्तों, m निकालिए। अब सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है आपको, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देख कितना आएगा, दैट इज 0.5 into 0.05 into 1 divided by 0.002 into 10 into 10. ओके, सो कोई खास बात है क्या, निकालिए कैलकुलेशन करिए। तो 0.5 into 0.05 divided by 0.002 divided by 10. So, oh, अच्छा, sorry. It is 10 centimeter. We have to convert it in meter. It is 10 centimeter here. So we have to just make it in meter. So यहाँ पे ये 0.10 होते हैं, ठीक है दोस्तों? कोई खास बात नहीं है। So यहाँ पे okay. अब इसको solve करना है। So that is 0.5 into 0.05 divided by 0.002 divided by 10 divided by, so it comes to be 12.5 kg. आप आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप now you can pause the video and solve the question. Okay, so we now come to solve question number 17. So अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है a semicircular rod is joined at its end to a straight rod of the same material and the same cross section area. कोई खास बात नहीं। देखिए हम दो बुलेट से यूज करेंगे, समझिएगा।
ये दिया हुआ है दोस्तों। तो कोई खास क्वेश्चन है, 2 बड़े क्वेश्चन है, देखिए। सो इसमें देखिए सेमी सर्कुलर रॉड इज जॉइंट एट इट्स एंड टू अ स्ट्रेट रॉड, ये स्ट्रेट रॉड है, ठीक है। स्ट्रेट रॉड मान लीजिए इसका लेंथ जो है ना वो है l, वो क्या है l, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लीजिए a है, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये a, ओके। और दोनों सेम मेट्रिक सेम से बना हुआ है, ये भी k है और ये भी k है, मतलब दोनों का मेट्रिक का कनेक्टिविटी क्या है k। The straight rod forms a diameter of the other part। अरे भाई साहब ये जो है ना इसका डायमीटर है भाई साहब, तो भाई साहब तो इसका जो लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, तो अगर ये L1 है मान लो भाई साहब, तो L2 कितना हो जाएगा भाई साहब, L2 हो जाएगा आपको पूरे सर्कल का लेंथ पाई है तो पाई r, ओके। सो पाई r और r कितना हो जाएगा तो L1/2, यस दिस इज द रिलेशन। अबे ये डायमीटर L1 है तो ये रेडियस तो L1/2 हो जाएगा, सो इट इज, और पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r होता है, तो आधे का कितना होगा पाई r, तो पाई इनटू r, r इज L1/2, सो दिस इज द रिलेशन, ओके। एरिया सेम, k सेम, L2 L1 में रिलेशन आ गया, अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इससे जो हीट ट्रांसफर होके आ रहा है, ऐसे समझिए, एक यूज कर लेते हैं, इससे जो हीट ट्रांसफर आ रहा है दैट इज I1, और इससे जो हीट ट्रांसफर आ रहा है दैट इज I2, ठीक है। दोस्तों पूछना ही तो यही है कि I1/I2 क्या होगा, ठीक है। कई बच्चों को लग गया होगा सवाल क्या बच जाएगा, बट फिर भी देख लीजिए। ट्रांसफर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रेट रॉड इन गिवन टाइम, ओके। सो देखते हैं क्या होता है। कोई खास बात है दोस्तों, हमने आपको इसका जुगाड़ बताया है, आपका जुगाड़ देखोगे तो कुछ नहीं, इसको पैसे बना लीजिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो ये दोनों एक टेंपरेचर पे मेंटेन है, T1 और T2 मान लो ये T1 T2 टेंपरेचर है, ठीक है ना, जिसको मेंशन है, ठीक है, जिसको वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, ये और ये, ठीक है। ये टेंपरेचर है T2 और ये टेंपरेचर है T1। दोस्तों आपको समझ में आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस। सो सपोज इफ इट इज RTH1, दिस इज RTH2, तो दोस्तों RTH2 क्या हो जाएगा, तो ओके, सो RTH2 कर लेते हैं। अगर आप RTH2 देखोगे तो ये हो गया L1/KA, और दोस्तों RTH1 क्या हो जाएगा, RTH1 हो जाएगा पाई L1/2 into K into A, ओके। सो कोई खास बात नहीं है। अब देखें, अब इसमें आपको करंट मतलब I1 to I2 का रेशियो चाहिए, कोई खास बात नहीं। देखें, सो अगर आप देखें तो I1 कितना होगा, I1 होगा, आपको याद है ना V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, और V की जगह क्या लेंगे हम, टेंपरेचर डिफरेंस। तो टेंपरेचर डिफरेंस कितना है I1 के लिए, वही T1 - T2, सो इट इज T1 - T2 अपॉन RTH1. So RTH1 is how much? That is pi L1/2 into KA, okay, and upon I2, ये भी कर लीजिए, नहीं करेंगे। So T1 - T2 upon that is the length is L1 upon KA, okay। So अब इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आता है, T1 - T2 अपॉन पाई L1 पाई, इसमें देखो तो 2k है ना, 2 के ऊपर ले जाओ वाले कर जाएगा खास बात है, इनटू, अब ये वाला जाएगा ऊपर में, तो ये हो गया आपको KA, तो ये जाएगा ऊपर में, यानी L1 अपॉन T1 - T2 इनटू K। दोस्तों देखिए कैंसिल हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल, KA से KA कैंसिल, और T1 - 2 से T1 - 2 कैंसिल। तो दोस्तों आगे आपका आंसर I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन, so this is the answer। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छा सवाल है, और इसमें कुछ हार्ड नहीं था, सिंपल ये जुगाड़ से बनाइए बन जाएगा। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू सी क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 19। Question 19 says steam at 120 degree centigrade
स्टीम 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मत सोचना कि स्टीम 100 डिग्री पे होता है, वो 120 भी हो सकता है। 120 स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंटीन्यूअसली पास्ड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर लॉन्गर ट्यूब। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में बह रहा है स्टीम, ट्यूब में बह रहा है स्टीम, ठीक है। और ये स्टीम है दोस्तों, ये है T1 बराबर 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये स्टीम बह रहा है, पानी नहीं है, स्टीम है, ओके। सो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब, तो इसका जो लेंथ है दोस्तों ये है आपका 50 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद क्या कह दिया है, उसके बाद कह दिया है कि जो इसका इनर एंड आउटर एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है और 1.2 सेंटीमीटर है, ओके। कोई बात नहीं, ये ऐसा है, ओके। सो suppose this is the central line, ठीक है। सो this is given to be 1 centimeter and 1.2 centimeter. So this is given to be 1.0 centimeter and this outer area is given to be, that is 1.2 centimeter. 1.2 centimeter. Okay. And so this is the material, and material thermal conductivity भी कुछ ना कुछ होगा. So okay, the room temperature is 30 degree centigrade. Calculate the rate of heat flow through the walls of the tube. Thermal conductivity is 0.15. कोई बात नहीं, that is 0.15 watt per meter per degree centigrade. दोस्तों पता नहीं इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों आया, बट प्रॉब्लम तो सिंपल है। This T2 जो रूम टेम्परेचर दिया हुआ 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ओके। सो आपको I निकालना है, कौन सा खास बात है, अगर आप I देख रहे हैं आपके दोस्तों, तो I is nothing but A 0.15 into अब आपका जो है इसका ये लेना है एरिया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। देखो आप ऐसा सोचोगे कि सर ये 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे एरिया निकालने के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये थिकनेस बहुत छोटा है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 सेंटीमीटर का है और 0.2 मतलब 2 mm और ज्यादा है, तो बहुत छोटा है। वो थिकनेस आप नेगलेक्ट कर दीजिए, जो कांटेक्ट का एरिया है बस आपको उससे मतलब होना है, ठीक है। तो कांटेक्ट का एरिया अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दैट इज pi into 0.1 सेंटीमीटर में है तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी हां ठीक है। तो रेडियस सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में 0.01 और उसका स्क्वायर। सो दोस्तों ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 pi r into l, तो हमको वो लेना पड़ेगा। सो इट इज 2 into pi into 0.01 into l, l is 50 centimeters, so that is 0.50, so there is ka into what is the temperature difference, 120 minus 30, that is 90, and divided by so that is 90 upon what is the thickness. So its thickness is, अच्छा इसका thickness क्या हो जाएगा, सिंपल है 1.2 minus 1, that is 0.2 सेंटीमीटर मतलब 2 mm, तो 2 mm कितना हो जाएगा 0.002, ठीक है। बस अब I निकालना है, I निकाल लीजिए, कोई खास बात थोड़ी है, I निकाल लीजिए 0.15 into 2 into 5 into 0.01 into 0.50 into 90 5.002. So it comes to be one second, 1 divided by 0.3, so that comes to be 212.0506. So this is the answer. So आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, आप में से कई सारे बच्चे यहां तक पहुंच गए होंगे, ये ठीक है, और वहां तक पहुंच के आपको समझ आया कि आंसर नहीं आएगा। आंसर इसलिए नहीं आएगा, कई सारे बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। आप थिकनेस ये समझते हैं, एरिया को लेकर पहुंच जाते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान देने वाला है इससे। आप अगर ध्यान से देखिए तो अगर करंट, हीट करंट अगर ऐसा चलेगा, ठीक है, अगर हीट करंट ऐसा अगर जाता है तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया ये लेते हैं पाई r2 इसका माइनस पाई r1 स्क्वायर। बट अगर आप ध्यान लगाओ तो आपको एक बात समझ में आएगा, क्या हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, दैट इज कैसे हो रहा है, रेडियल। कैसे हो रहा है, रेडियल। तो रेडियल के केस में तो हम लोग आरटीएच निकालना जानते हैं ना, तो हमको वो लेना पड़ेगा दोस्तों। कई सारे बच्चे यहाँ पे सोच के बनाएंगे, बट ये प्रोसीजर आप सोचते सही होगा, तो वो क्यूबिकल वॉल होगा, सब कुछ होगा, तो ये करेंगे। बट इस केस में हम लोग को सिलिंड्रिकल वाला केस लेना पड़ेगा, जो हम लोग हीट ट्रांसफर के वीडियो नंबर 3 में बनाया है। आप वो देख सकते हो, जिसमें सिलेंडर 3 या 4 में होगा, सिलेंडर और स्फीयर का निकाल लेते हैं, तो आप उसे नहीं होगा। तो ये प्रोसेस इसलिए यहाँ पे नहीं आता। अब करना है आपको क्या है, करना कुछ नहीं है, करना आपको ये है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आरटीएच। याद करो हम लोग आरटीएच क्या निकाले थे, दैट कम्स टू बी ln r2 अपॉन r1 अपॉन 2 पाई k। याद करिए, आप वीडियो नंबर 3 या 4 में आप देख सकते हैं, ये प्रूफ है। ओके, बस और कुछ नहीं था इस सवाल में। आप इसमें देखिए, आप आरटीएच निकालिए, आरटीएच निकाल सकते हैं। आरटीएच ln r2 इज 1.2 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है, that is 2 pi into k, that is 0.15 into 2 pi k l, l comes to 50 centimeter, 0.50 2 pi k into 2 pi k हो गया। तो ये RTH दोस्तों, तो RTH हम निकाल लेंगे। हाँ, वो आपको लॉग टेबल से निकलेगा, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 1.2 divided by 1, so ln comes to 0.18 divided by 2 divided by 5 divided by 1/5 divided by 5. So it comes to be 0.387 watt, sorry, डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। याद है आरटीएच का यूनिट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आंसर यहां लिख देते हैं। सो I is equal to again V upon R, तो V upon R वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे डेल्टा T अपॉन डेल्टा T कितना है 90 अपॉन RTH। RTH कितना हो गया, दैट कम्स टू बी 0.387 0.387। so it comes to be friend 233 watt. It is approximate, it is 232.6 something, so approximated to be 233 watt. So friends, एक ही बात का इसमें ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जल्द में ये कर सकते हैं, बट ये गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच इसलिए क्योंकि करंट अप्रोच इस तरफ से नहीं है, इस तरफ से होता तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, और अगर ये रेडियल हो रहा है तो रेडियल वाले केस में जो हम लोग आरटीएच निकाल चुके हैं वो वाला आरटीएच लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक मटेरियल का हीट फ्लो के हिसाब से आरटीएच बदल सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे इसके पास, और कुछ खास बात नहीं। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड मार्क द करेक्शंस, एंड एक बात ध्यान रखेंगे कि मुझे वो वाला नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। सो 26 में देखिए फ्रेंड, ये आपको दिया हुआ है, सिंपल सवाल है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस तो बनने वाला है, आपको रेजिस्टेंस निकालना और बनाना है। खैर देखिए कैसे बनेगा। Consider the situation showing the figure, the frame the frame is made of same material and has a uniform cross section area everywhere. Calculate the amount of heat flowing per second through a cross section of the bent part if the total heat taken out per second from end at 100 degree centigrade is 130 जूल। मतलब कि दोस्तों आप ना ऐसा कर सकते हो, पहले तो आप फिगर बना लीजिए, वो वाला, कौन वाला, वो वाला, मतलब रेजिस्टेंस वाला। तो इस सब का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है दोस्तों, तो हम जब लिखते नहीं क्रॉस ए लेते हैं, और सब मटेरियल भी सेम ही है, सेम मटेरियल तो के भी सेम ही होगा।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए है, तो इस सभी फ्रेम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेंगे, तो क्रॉस सेक्शन ए ले लेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। ओके, सो ऐसे है, ठीक है। अब बनाइए इक्विवेलेंट नेटवर्क। सो तो देखिए क्या होगा अगर आप इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाओगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये, फिर आएगा आपको ये वाला पोर्शन दैट इज ये, फिर दोस्तों ये वाला पोर्शन ये, और फिर दोस्तों ये वाला पोर्शन बेल्ट पर, ठीक है। तो सभी का RTH आप लिख दीजिए। आप सबसे पहले बताइए, ये देखिए ये है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखें। और इसके रेफरेंस हम बनाते चले, ये 20 निकालते रहते हैं तो RTH, अच्छा RTH ना लिखते R1 ही लिखते हैं, ठीक है। R1 कितना हो गया, दैट इज 0.20 सेंटीमीटर में ना, 0.20 K L/K। नाउ R, चलो R2 इसको मान लो, R2 इज हाउ मच, दैट इज ये वाला कितना आ जाएगा, दैट इज 0.60 अपॉन Ka, और दोस्तों ये R3 मान लो, सो इट इज 0.20 अपॉन K। ओके, सो एंड दिस कम्स टू बी R4 मान लो, सो दैट इज कम्स टू बी 5 60 5 सब लेना पड़ेगा, याद रखना 70 हो जाएगा ये, तो 0.70 अपॉन K। ओके, अब दोस्तों ये कह ये रहा है, ये दिया है, कह ये दिया है कि I बराबर जो है दोस्तों, I ये है आपका कितना, ये आपको जो है 130 जूल पर सेकंड, मतलब 130 वाट। I दिया हुआ है 130 वाट, ये जूल पर सेकंड में है तो वाट में कर लिया हम, तो कोई खास बात नहीं है। दोस्तों रेजिस्टेंस का सवाल है और कोई खास बात नहीं है, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा समझे, अगर हम आपको करना क्या है, इन दोनों में से निकालना, इसमें से कितना करंट आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, करंट की थ्योरी से आपको पता है कि यहां से अगर I घुसेगा तो ये I दोनों में बटेगा, यानी कि I1 और I2 में, I1 और I2 में। और दोस्तों आई थिंक इन फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो यू कैन सी आई हैड गिवन यू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी, किरचॉफ्स लॉ, आपको पता होगा, देख लीजिएगा वीडियो में है। सो I1 ये I2 का I1 I2 में, और फिर यहां जुड़ के क्या बनेगा, फिर ये जुड़ के क्या बनेगा I, मतलब I1 I2 जुड़ के फिर ये I बन जाएगा 130 वाट। ये याद रखें दोस्तों, कोई खास बात नहीं होती। अब आपको क्या करना है कि आप ये उठाइए, देखिए हम इसका इजी तरीका बता रहे हैं, चाहो तो आप इसको 3 पेज में बना लो, बट इजी मेथड से हम बनाते हैं। हालांकि हमको इतना चौक यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मुझे सिखाना है, हम यूज करेंगे। देखिए ये कुछ नहीं है, आप इसमें एक रेशियो दे दीजिए, ये 100 कर लीजिए और इसको x कर लीजिए, ठीक है, और इसको कर लीजिए 0.20 अपॉन K, ठीक है। अब हमको पता है कि I बराबर क्या होता है, I इसमें कह दिया 130 वाट, यस। सो V मतलब V ऐसे देखो तो 100 माइनस x, V बराबर IR बाय फॉर्मूला है, I कितना हो गया 130 into R, R कितना है तो 0.20 अपॉन K। दोस्तों इससे आपको x लिख लेना, ठीक है, तो x निकालते क्या होगा, अगर x आप निकालोगे तो 13 गुना 2600 माइनस x बराबर 130, यानी कि ये अगर यहां से 0 हटा दो और ये 13 गुना 26 हो जाएगा, तो 26 अपॉन K। ओके, सो x comes to be 100 माइनस 26K। ओके, सो नाउ अब इधर से निकालिए ये वाले, अगर हम इस वाले का निकालें, अगर दोस्तों इस वाले का निकालें, यहां कर लेते हैं। सो ये देखिए, ये आपको ऐसा है और ये मान लीजिए y, ठीक है, और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, दैट इज 130 वाट, और ये है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो और इसका RTH आपको दिया हुआ है दैट इज 0.20, तो उसी हिसाब से निकालेंगे, दैट इज y माइनस 0 डेल्टा t इज इक्वल टू हाउ मच, IR। I कितना है 130 एंड
तो RTH कितना है, तो RTH हो गया 0.20 अपॉन k, सो y कम्स टू दिस वन। ओके, अब दोस्तों देखिए, अब आपको ये t आ गया, यहाँ पे t आ गया, यानी कि x आ गया, y आ गया, मतलब यहाँ x आ गया, यहाँ पे y आ गया, यानी टेंपरेचर डिफरेंस आपको आ गया, ठीक है। और इसमें आपको निकालना है I, कोई खास बात नहीं, क्या खास बात है सर? तो सब पॉज कर लेगा, पॉज करके बना सकते हैं। Okay, so friends, you can see now here it is 113.20 k upon k, so it is 26 upon k, आप देख सकते हैं। So now we have to write this, ये बेंड पार्ट जो है, सबसे पहले आपका काम है ये पार्ट करना, ठीक है। अगर हम ये पार्ट कर लें, इसके लिए भी x यही है, इसके लिए भी y यही है, ठीक है ना। तो इसके लिए RTH कितना है, RTH दोस्तों इसके लिए 0.60 अपॉन k, ठीक है। तो जो हीट आएगा वो x y की तरफ जाएगा, सो दोस्तों यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल टू हाउ मच, दैट कम्स टू बी I2 into RT, that is 0.60 अपॉन k, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक और आएगा दूसरा वाला, ये तो पहला इक्वेशन है, और दूसरा वाला यानी कि एक और जो है नेटवर्क मेरे पास बेंड इक्वेशन वाला ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x और ये हो गया y, करेक्ट फिर ऐसे ही बनेगा। सो नाउ यहाँ पे RTH कितना हो गया, तो RTH ये जो था आपका ये R2 था, तो R यहाँ पे R4 है, ये वाला R4 क्या हो जाएगा 0.70 अपॉन k, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जा रहा था I1, ठीक है, इसमें I2। सो दोस्तों यहाँ पे x माइनस y अगेन क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा I1 into 0.70 अपॉन k, और दोस्तों ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना। आप देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ भी x माइनस y, यहाँ भी x माइनस y, तो अगर l स्क्वायर r से बराबर होगा तो फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 and 2 करके देखोगे तो आपको आएगा I2 into 0.60 अपॉन k, ओके, इज इक्वल टू I1 into 0.70 k a, ओके। सो आपको ध्यान से देखो k से k कट जाएगा और I2 अपॉन I1 का रेशियो तो आपको ये आ जाएगा दोस्तों 0.6 I, मतलब यहाँ लिख देते हैं, ये जो देगा वो ये कुछ ऐसा देगा 0.6 I2, 0.6 I2 is equal to 0.7 I1, ओके। सो दोस्तों यहाँ पे x और y हमने निकाला है, हम निकाल लिए हैं, और x और y निकाल के आप यहाँ वैल्यूज रख सकते हैं क्योंकि ये जंक्शन का टेंपरेचर होगा, बाकी मेरा काम खुद से हो जाएगा, ठीक है। तो I1 और I2 के बीच में एक रिलेशन तो मैंने लिया है, और दूसरा रिलेशन क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, ओके। फिर हम यहां लिखते हैं, आपको एक बात पता है कि ये I1 और ये I2, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, I कितना दोस्तों 130, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर 130 वोल्ट, ठीक है। और एक रिलेशन आपका क्या है, ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये रिलेशन ये जो है आपका, ये सेकंड थोड़ा इसको मान लीजिए थर्ड, ये वाला रिलेशन है थर्ड, ठीक है, और इस रिलेशन को मान लीजिए फोर्थ, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 3rd I1 plus I2 is equal to 130, and another relation is 0.7 I1 minus 0.6 I2 is equal to 0। अभी दोनों को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके एक बार निकाल लीजिए, आपका आंसर जो है वो I1 मिलेगा। सो
सो I1 comes to friend 60 watt. Similarly I2 कितना हो जाएगा 70 watt. Yes. So ये दोस्तों आपका आंसर है. अब देखिए आंसर दिया हुआ जूल में, ठीक है. तो ये जूल देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछा 26 में कि फ्लोइंग पर सेकंड, मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड. अगर ये 60 वाट में है तो 60 जूल पर सेकंड वाला तो 60 जूल ही ना हो 1 सेकंड में. सो आप 60 जूल 1 सेकंड में कर दीजिए या 60 वाट कर दीजिए, आंसर इससे. और आपको पूछा गया था ये वाला I1. सो आंसर इज दिस. ओके, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो फ्रेंड्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने रेजिस्टेंस बना दिए हैं. आप अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखोगे तो रॉड ए वाला जो है ये A B C और उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिए. सभी का लेंथ L है, सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है. A वाला हो जाएगा L/K0A, B वाला हो जाएगा L/ क्योंकि दोनों का बराबर A और C का तो L/K0A, B वाला है L/2K0A और D वाला है L/2K0A. आप देख सकते हो वहां पे दिया हुआ है. और RF जो है वो L/4K0A, ठीक है. और RE जो है वो L/3K0A है और RG है वो L/5K0A, ठीक है. अब इसमें दिया क्या हुआ है कि रॉड E और रॉड दिया हुआ है रॉड E is kept at constant temperature T1 and rod G is kept at constant temperature T2. यानी कि दोस्तों ये वाला जो है ना, ये जो रॉड है ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे है. ये है T2 पे और ये वाला जो पूरा है ये किस पे है T1 पे, ठीक है. मतलब इसमें I फ्लो करेगा ही नहीं. अरे टेम्परेचर सेम है तो I क्या फ्लो करेगा, कुछ भी नहीं. मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है ना. तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ये ओके. सो ये हो गया आपको L/K0A, ये हो गया आपको L/K0A, L/2K0A और ये हो गया आपको L/K0A और ये हो गया L/2K0A, ठीक है. अब देख लीजिए ये है आपको कुछ नहीं RD, ये है आपको RB और ये है आपको RA और ये है आपको RC और ये है आपको RF, ये है आपको L/4K0A. कोई खास बात नहीं दोस्तों. ये है व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि मैंने शायद तीसरे नंबर या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर लेक्चर में ये डाला है. आप देख लीजिएगा इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला है, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की बात कर रहे थे शायद सेकंड वीडियो में. ओके, आप यहाँ पे रेशियो देखिए. आपको पता है कि RA/RC और RB/RD अगर दोनों मतलब बराबर हो गए, अगर ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया तो हमको पता है कि ये जो I है, सपोज अगर इसमें I1 जाता, इसमें I2 जाता, इसमें I3 जाता, इसमें I4 जाता, इसमें I5 जाता, तो अगर ये इक्वल हो जाएगा इसका मतलब है कि I5 क्या हो जाएगा 0. I5 क्या हो जाएगा 0, मतलब इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है. देखो तो यहाँ है क्या, यहाँ देखो L/K0A और L/K0A यानी कि RA/RC ये दोनों को काटोगे तो क्या 1 आएगा और RB/RD इन दोनों को काटोगे तो क्या 1 आएगा. देखो दोनों बराबर है. अगर दोनों बराबर है तो I5 क्या हो गया 0. एक तो बात सीधा हो गया, बैलेंस इक्वेशन दिस है और कोई खास बात नहीं. उसके बाद क्या पूछा है कि टेंपरेचर, यानी कि सो दैट द रॉड F का टेंपरेचर. अब जाहिर सा बात है जब इसमें करंट जाएगा ही नहीं तो ये भी टेंपरेचर T पे होगा और ये भी टेंपरेचर T पे ही होगा. ओके, सो कोई खास बात नहीं है. अब वो आपको टेंपरेचर निकालना है, ठीक है. फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स फ्रॉम द सोर्स व्हिच मेंटेन्स द टेंपरेचर T2. यानी कि आपको एक पूछा गया है I निकालने वाला ये निकलेगा भी है I, तो सोर्स से निकल तो I रहा है ना. सोर्स मतलब कितने डिग्री पे है, ये T2 पे और ये कितने पे है, ये T1 पे. यहां से जो I निकल रहा है सोर्स से ये आपको बताना है और ये प्रूव करना है कि ये T1 + 2 T2/3 है. सिंपल है, खास बात नहीं. अब देख लीजिए. सो तो अब देखिए यहाँ पे आपको वो ये जो है मतलब ये देखिए
अब कहते जब ये बैलेंस रजिस्टर तो ये हो ही गया, अब ये बैलेंस रजिस्टर का कोई काम नहीं है, मतलब इसमें जो करंट जाएगा I1 वही करंट इसमें जाएगा और इसमें जो करंट जाएगा I2 वही करंट इसमें जाएगा, ठीक है। और आपको ये निकालना है T, तो ये कोई खास बात नहीं निकालना, ठीक है दोस्तों। ये है आपका T1 पे और ये है आपका T2 पे, ठीक है, और ये T निकालना है। तो आप क्या करें, करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि ऐसा करें कि T1 माइनस T दैट इज बराबर I1 इंटू RTH। T1 माइनस T बराबर I1 इंटू RTH, और ये वाला कौन सा है, RA वाला, तो RA वाला कितना है, L अपॉन K नॉट A, ओके। दूसरा T माइनस T2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, I1 इंटू L अपॉन 2K नॉट A, ये उधर देखो कितना है, L अपॉन 2K नॉट A, ठीक है। अब इन दोनों के ये है 1 और ये है 2, अब तो समझ गए हमने क्या करना है, डिवाइड 1 by 2, तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, T1 माइनस T और T माइनस T2 बराबर I1 अपॉन I1 कट जाएगा और L अपॉन K नॉट A कट जाएगा, तो बचेगा कितना रे, बचेगा ऊपर जाएगा 2, ओके। सो ये कितना आ गया, T1 माइनस T बराबर 2T माइनस 2T2, और ये T उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो है T1 प्लस 2T2 और 2T और उधर T का तो 3, तो नीचे का तो 3 हो गया, T हो गया, तो सो कोई खास बात इसमें नहीं था, ओके। कैलकुलेशन था थोड़ा। दूसरा है फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स व्हिच मेंटेन्स टेंपरेचर T2। अब आपको हीट ट्रांसफर यानी कि इससे I निकालना है, अब इससे आपको I निकालना है, ठीक है। तो I निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दोस्तों आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और बना सकते हैं, ओके। सो देखिए सो आप ऐसा कर लीजिए, मतलब देखिए आपको T पता है ना, ऐसा करना, ये है T1 पे और ये है T पे, ठीक है, और ये है आपको T पे, है कि नहीं दोनों T पे, ये भी T पे और ये भी T पे, हाँ ठीक। तो भाई साहब ये हो गया I1 और ये हो गया I2, ये हो गया कितना RA कितना था दोस्तों, L अपॉन K नॉट A, और ये था दोस्तों RC, आई थिंक ये भी L अपॉन K नॉट A, यस। तो अब देखिए I1 कितना हो जाएगा, और इसमें I1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो T1 माइनस T अपॉन RA that is L upon K नॉट A, ओके। अरे डेल्टा T अपॉन RTH, तो आप देखो T1 माइनस T कितना हो जाएगा, T1 माइनस T कितना आया था, तो T1 प्लस 2T2 अपॉन 3 अपॉन L अपॉन K नॉट A। तो दोस्तों आप यहां से I1 निकाल सकते हैं। दूसरा I2 भी कितना हो जाएगा, तो T1 माइनस T that is T1 plus 2T2 upon 3 upon upon L upon K नॉट A। देखो दोस्तों I1 और I2 दोनों बराबर ही आएगा, देख सकते हो जैसे इक्वेशन लग रहा है। तो ये फाइंड कीजिए, और फाइंड करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए या फिर इसी का ट्वाइस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
कोई खास बात नहीं है। देखिए इसमें ये जो आई जो इधर से जा रहा है, मतलब इधर से आई आया, इधर से आई गया, ऐसा है क्या? हाँ, आई इधर से आया, इधर से आई गया, उल्टा बन जाएगा, कोई बात नहीं, एरोस उल्टा होगा थोड़ा, ठीक है। तो अगर ये इधर से आएगा तो इधर से निकलेगा ऐसा, ये इधर से निकलेगा ऐसा, ये इधर से निकलेगा ऐसा, ये इधर से निकलेगा ये ऐसा, क्योंकि बुक दिया हुआ है कि T2 हाई टेंपरेचर पे, बुक में ये दिया हुआ है इसलिए ऐसा होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इधर से I निकलेगा तो जाहिर सी बात है I2 प्लस I2 ही I होगी, तो I1 और I2 दोनों बराबर है, तो ट्वाइस कर दीजिए I1 का, I1 निकला तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको I आ जाएगा, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं था, ये कर सकते हैं। Now come to solve question number 33. So question number 33 दोस्तों ये फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन था। हम फ्रस्टम ऑफ कोन का थर्मल रेजिस्टेंस निकालना बताए थे। आप ये तीसरे नंबर वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है L, ये दिया हुआ है L, और ये दिया हुआ है R2, ये दिया हुआ है R1। तो इसका दोस्तों RTH और इसका थर्मल कंडक्टिविटी मान लीजिए K दिया हुआ है, ठीक है। तो RTH क्या होता है? अगर आप RTH देखो तो आपको पता है इसका क्या होता है, L/K पाई R1 R2। ये हम प्रूफ किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, आप कभी इसका जुगाड़ भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें I निकालना है तो ये है आपका θ1 पे और ये है आपका θ2 पे, और दिया हुआ है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और यहां से I निकलेगा तो I कुछ नहीं है, I जो है आपका K, ठीक है, और A इज हाउ मच, L/K, सॉरी, अगर हम RTH निकालेंगे तो फिर निकालेंगे तो ऑप्शन करेंगे I बराबर इसका क्या करना, डेल्टा T अपॉन RTH, जैसे एक फॉर्मूला है। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, और RTH हो गया आपको L अपॉन K पाई R1 R2, ये हो गया आपको कितना, ये हो गया आपको K पाई R1 R2 इनटू θ2 माइनस θ1 अपॉन L, हो गया आंसर। सो कोई खास बात नहीं है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कराया है, ठीक है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फ्रेंड्स कम टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 स्पेसिफिकली s1 एंड s2, मतलब ये देखिए ये दो बॉडी है जिसके अंदर m1 मास का कोई फ्लूइड है और s1 है, और ये रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये आपको इसमें जो है वो m2 और s2 है, ठीक है। और at t = 0 ये दिया हुआ है इसमें कि s1 is connected by rod of length L, rod of length L, ठीक है, rod of length L and cross section area A and thermal conductivity K, ठीक है, and the negligible heat capacity, इसका जो है हीट कैपेसिटी 0, मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब इसमें और कोई हीट नहीं आएगा, और कोई हीट जनरेट नहीं आएगा, ठीक है ना। सो तो अब इसमें क्या करें, T = 0 टेंपरेचर फ्रॉम T1 एंड टेंपरेचर व्हाट इज T2, यहां पे इसका टेंपरेचर T2 है, at T = 1 पे, at T = 1 पे ये T1 है, ओके। So friends, at T = 0 the temperature of this body is T1 and this body is T2, ठीक है ना। yes, find the temperature difference between the two bodies at time T। अरे मतलब कहने का मतलब है कि at T = 0, ठीक है, मान लीजिए कि इसका टेंपरेचर 100 मान लो और इसका टेंपरेचर 30 मान लो, ऐसा कुछ, ठीक। तो अगर यहां से हीट निकलेगा, याद है ना आइसोथर्मल, ये दोनों आइसोथर्मल, ये टेंपरेचर रिजर्वायर होता था, तो टेंपरेचर रिजर्वायर नहीं है। अब यहां से हीट लेंगे तो इसका टेंपरेचर घटेगा और इसका टेंपरेचर बढ़ेगा,
तो दोस्तों ये पूछ क्या रहा है कि t इक्वल टू 0, डिफरेंस कितना है 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 दैट इज 70। अगर मान लो कि कुछ देर के बाद ये 80 इसका टेम्परेचर घटेगा और इसका बढ़ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब इसका यानी कि at t इक्वल मान लो कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे ऐसा मान लीजिए, तो एक इंस्टेंस है, तो मान लीजिए तो at t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना हो गया 80 माइनस 40, तो ये हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो at t इक्वल टू t पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना जी, दैट इज t1 माइनस t2, वो आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। दोस्तों ये वही सवाल है जो हीट ट्रांसफर 3 वीडियो में हम बना के आपको बताया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को रेफर करिए और ये सवाल देख लीजिए। हम आपको बताते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर आपको आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स इनटू e टू द पावर माइनस k डैश t, ठीक है। और जो आपको k डैश आएगा, वो जो k डैश था वो था k a अपॉन l, ठीक है, और वो था 1 अपॉन m1s1 प्लस 1 अपॉन m2s2। आप देख लीजिएगा वीडियो में ये अवेलेबल है, ठीक है। और थीटा क्या हो गया, तो दैट थीटा कम्स टू बी t1 माइनस t, सॉरी ये दिस इज डेल्टा t मतलब टेंपरेचर डिफरेंस, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू t1, थीटा मैक्स कितना होगा तो t1 माइनस t2, तो t1 माइनस t2 और e टू द पावर माइनस k डैश t, ये डेल्टा t एज अ फंक्शन ऑफ t, यही आपको निकालना है। उसमें हीट ट्रांसफर 3 वीडियो में ये पूरा अच्छे तरीके से दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। मैंने इसमें आपको आप देखेंगे ग्राफ भी बताया है कि अगर ये t है और ये थीटा किसको बोलते हैं, तो डेल्टा t को ही थीटा बोलते हैं। तो एक नेट टर्म है और कोई खास बात है, टेंपरेचर डिफरेंस को थीटा से डिनोट करता है। तो अगर ये थीटा और ये t है तो ये है मान लो थीटा मैक्स, ये क्या थीटा मैक्स, यहां से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो यानी कि मान लीजिए कि वही पिछला वाला एग्जांपल में मान लो कि अगर हम बर्तन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है हमारा और उसको अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ दें और मान लें कि एनवायरनमेंट का टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब हम 100 डिग्री रखें उस समय डिफरेंस कितना होगा 100 माइनस 30 दैट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और कुछ देर के बाद वो पानी ठंडा होकर अपने आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। तो अब जब वो पूरा ठंडा हो जाए तो डिफरेंस कितना है 30 माइनस 30 0, तो यानी कि वो 70 से 0 पे आया है एक्सपोनेंशियली, ये ठीक है। तो दोस्तों अच्छा, कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन नंबर 38 भी पूछते हैं, तो आप 38 पे गोल घेरा लगा लीजिए क्योंकि उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी कांसेप्ट आएगा। तो जब हम वो लेक्चर कर लेंगे उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका कंडक्शन का पूरा डाउट्स है वो मैंने क्लियर करा। आप now we will start the radiation topic from next lecture. So